है। हमारा मुल्क इस वक्त डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है जी। तो हमको समझदारी से, सूझबूझ से, अगर मुस्लिम चुन के आए या कोई बुद्धिस्ट चुन के आए या कोई हिंदू भाई चुन के आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो सेकुलर जहनियत का होना चाहिए। जी। किसी हिंदू को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुसलमान को वोट क्यों दूं, या किसी मुस्लिम को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसी हिंदू को वोट क्यों दूं। चुन के आने वाले को वोट देना चाहिए, और वो जो चुन के आए बंदा वो सेकुलर होना चाहिए, और वो फैसिस्ट ताकत के खिलाफ खड़े रहने की पोजीशन में होना चाहिए। ये सोच के वोट करें, मुझे लगता है ये मुल्क के लिए और हमारे सबके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। फिर अगर बात करें जो दूसरी जमातें, जैसे एमआईएम हो, वंचित हो, या और कोई पार्टी हो, बीजेपी को तो हम हमारी तरफ से कभी काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये किसी पार्टी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अभी जो आगे के जो उन्होंने अपने मंसूबे बताए हैं, उसमें सीए एनआरसी जैसे मसले और कॉमन सिविल कोड जैसे मसले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजर चेंजेस जैसे मसले, संविधान को खत्म करने तक की उन्होंने बात कही है उनके सांसदों द्वारा। तो ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, इसको बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे शहर की अगर बात करें तो हमारे शहर के अंदर हाल ही में जो नाम तब्दीली का मसला सामने आया था, जिसके लिए मैंने अपने कांग्रेस के ओहदे से इस्तीफा दिया और मैंने अपने आप को इन सारी सियासी जमातों से अलग किया, और वो लड़ाई में लड़ रहा हूं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम सारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, और आज मैं हिशाम उस्मानी साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं। ये ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस पार्टी में बरसों उन्होंने पार्टी की खिदमत अंजाम दी। कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने देखा है कि तारीखी शहर औरंगाबाद की नाम की लड़ाई के लिए ये वाहिद शख्सियत है जो बड़े दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चुनाव का मौसम है। आज पूरे जिले की निगाहें इनके ऊपर भी हैं। एक सेकुलर शख्सियत है, और लोग जानना चाहते हैं कि साहब का मौक़िफ़ क्या है, या साहब का पैगाम क्या है। नाजुक तरीन हालात है। ऐसे हालात में ऐसी शख्सियतें, हमारे रहबर जो बरसों हमारी नुमाइंदगी करते रहे, आज जनता भी चाहती है कि हमारे दरमियान में आके कुछ कहें या कुछ राय दें। कश्मकश का मामला है। चलिए बात को शुरुआत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार हुआ करते थे, और आपने नाम के लिए इस्तीफा दिए, सबको आया है। और आप एक ऐसी बेबाक पाक साफ शख्सियत है, बेदाग शख्सियत है, लेकिन एक कम से कम औरंगाबाद का जिले का मुसलमान और तमाम सेकुलर लोग, इसमें सभी धर्म समाज के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि आपका कुछ नजरिया, आपकी कोई राय मशवरा, ताकि कुछ बातचीत आगे बढ़ सके। इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं। कई जगहों से मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं। कई लोगों ने राब्ता किया है कि अभी ऐसे मौके पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से ये बात कही है कि ये इलेक्शन जो है, ये मुल्क की तकदीर तय करने वाला इलेक्शन है। ये इलेक्शन किसी कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नहीं है। ये इलेक्शन यहाँ रहने वाले अक़लियतों का, SC, ST, OBC सब समाजों का मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है। तो इसमें जब हम वोट करें तो किसी पार्टी या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इन्फ्लुएंस में आके हमको वोट नहीं करना चाहिए। हमको अपनी आने वाली नस्लों को जहन में रखते हुए, अपने फैमिलीज़ को, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। क्योंकि सामने जो जातिवादी ताकतें हैं, जो अभी करंट रजीम, जो सरकार जो पावर में है, उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो अगर फिर से इक़्तिदार में आते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं। अभी तक तो हम लोग जो मसलों से दो चार हो रहे थे, उसमें महंगाई, नोटबंदी, GST, बेरोज़गारी और किसानों की समस्याएं, ऐसे प्रश्न हमारे सामने थे। और हम लोगों ने कोई 10 साल से जो है, तो मुझे नहीं लगता कि नारा तो दिया गया था अच्छे दिन का, लेकिन किसी ने भी इस मुल्क में ईमानदारी से वो दिल पे हाथ रख के कहे कि उसने कोई अच्छे दिन देखे, सिवाय उस पार्टी के कार्यकर्ता या जो उसके जो मेन फाइनेंसर्स हैं उनके अलावा। लेकिन अभी जो आगे के जो उन्होंने अपने मंसूबे बताए हैं, उसमें CA NRC जैसे मसले और कॉमन सिविल कोड जैसे मसले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजर चेंजेस जैसे मसले, संविधान को ख़त्म करने तक की उन्होंने बात कही है उनके सांसदों द्वारा। तो ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, इसको बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। हमारे शहर की अगर बात करें तो हमारे शहर के अंदर हाल ही में जो नाम तब्दीली का मसला सामने आया था, जिसके लिए मैंने अपने कांग्रेस के ओहदे से इस्तीफा दिया और मैंने अपने आप को इन सारी सियासी जमातों से अलग किया,
और वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो इन सारी सियासी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, शिवसेना तो कभी भी हमारी कभी रही ही नहीं, उनकी तो हमेशा सियासत मुस्लिम और अक़लियत विरोधी रही है। तो वो, या फिर अगर बात करें जो दूसरी जमातें जैसे एमआईएम हो, वंचित हो, या और कोई पार्टी हो, बीजेपी को तो हम हमारी तरफ से कभी काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये किसी पार्टी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। इसमें कुछ एक्टिव सपोर्टर्स रहे, ओपन सपोर्ट में रहे, और कुछ साइलेंट सपोर्टर्स रहे जिन्होंने खामोश रह के ये नाम तब्दीली के मसले को होने दिया जी। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि औरंगाबादियों का इसमें से कोई भी सही तरीके से और सच्चे दिल से हिमायती है, लेकिन क्योंकि अब इंतखाबात हैं, हमको अपना रोल अदा करना है, हमको वोट करना है, तो हमको, मुझे लगता है बजाते खुद कि ऐसे शख्स को या ऐसे गठबंधन या ऐसी पार्टी को वोट करना चाहिए, एक ऐसे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो बीजेपी जैसी जातिवादी ताकतों को हराने की पूरी तरीके से ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, और उसको सभी मजहबों का साथ मिला हुआ हो, उसको सभी तबकों और सभी कौमों की हिमायत मिली हुई होनी चाहिए। ऐसा आपको लगना चाहिए कि उसको सभी तबकों से और सभी मजहबों से इसको वोट आ रहे हैं, और ये हकीकी तौर पे बीजेपी को हरा सकता है। ऐसे उम्मीदवार के पीछे मुझे लगता है कि हमको खड़ा होना चाहिए और हमको उस ताकत को जिताना चाहिए जो चुन के आने के बाद वाकई में जी एक बड़े गठबंधन जो पूरे नेशनल लेवल पे बन रहा हो, अलायंस कोई जो बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े रह के वोट करे। जी ये ना हो कि वो वोट लें हमारे और वोटिंग के टाइम या तो गायब हो जाए हॉल से कहीं, जी या वॉकआउट करके उसको कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर दें। तो क्योंकि ये चीजें भी माजी में हमको देखने में मिली है, तो बीजेपी को कहीं मतलब अंदरूनी तौर से भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। जी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दो हिस्सों में बढ़ जाएं और बाद में हमको ये अफसोस और मलामत रहे कि हम अगर सब एक जगह सब हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई भाई आके वोट करते, एसटी, एससी, ओबीसी, तो शायद हमारे शहर से भी एक नुमाइंदा बीजेपी और मोदी के खिलाफ खड़ा हो पाता और वोट कर पाता सदन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको वोट करें, इसको वोट करें, मैं किसी का भी प्रचार नहीं कर रहा, मैं किसी के हिमायत में नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी एक मुल्क का बाशिंदा हूं, कुछ लोगों के मतलब भरोसा मुझ पर भी है, मेरा भी अपना एक परिवार है, मैं चाहूंगा कि ये मुल्क, इसका आईन और इसकी एकता हमेशा बची रहे। ये चुनाव पिछले 70 साल में हुए सारे चुनाव से मुझे लगता है कि डिसीजन लेने के मुकाबले में टफ है। सर, एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सेकुलर पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया, क्योंकि आपका एक बड़ा जिंदगी का हिस्सा जो है तो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहा, तो और उसमें मुसलमानों की नाराजगी बहुत सामने उभर के आ रही। अब ऐसे हालात में नाराजगी देखी जाए कि हिकमत अमली की तरफ और रास्ता अख्तियार किया जाए, ये मुसलमानों को एक पैगाम देंगे आप कि भाई आपको टिकट नहीं मिला। ये तो बात हकीकी है कि महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे एक बड़ा अलायंस है जो है महाविकास आघाड़ी का या इंडिया अलायंस का जो है, उन्होंने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। लेकिन क्योंकि मैं तो पार्टी 2022 में ही मैं पार्टी से अलग हो चुका था, या मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था, ये जिम्मेदारी उन लीडर्स की थी जो उस पार्टी में थे, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। जब मैंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का मसला हुआ तब भी ये लोगों से बात की थी कि हम सब एक जगह आके पार्टी से बात करें कि ये आप आपकी सेकुलर आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो है ये सारे लीडरान जो थे ये अपने अपने कुछ ज़ाती मफादात की वजह से पार्टी में बैठे रहे, इनको एम्बिशंस लगे। आज अभी अगर किसी को टिकट नहीं मिला या किसी को कोई पद नहीं मिला या कुछ और नहीं मिला तो उसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नौबत नहीं आती अगर उसी वक्त जो है तो हम मुत्तहिद होके अपनी बात रखे होते। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है जी
और अगर अक़लियती तबके की बात करें, मुसलमानों की बात करें या क्रिश्चियंस की बात करें या सिखों की बात करें या बुद्धिस्ट समाज की बात करें, तो ऐसे कहीं कोई डिमांड मुझे तो सुनने में नहीं आई ये सारी माइनॉरिटीज़ की तरफ से कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या हमारा ही एमपी होना चाहिए। इस वक्त लोग ये चाह रहे हैं क्योंकि सब परेशान हैं। कोई महंगाई से परेशान है, कोई आने वाले कानूनों से परेशान है, कोई अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है, कोई संविधान के अंदर जो मिले हुए उनके प्रोविजंस है उसको ख़त्म किए जाने के डर से परेशान है। तो हर आदमी ये चाहता है कि एक बार पहले जो रूलिंग रेजीम है, जो सत्ता में बैठी हुई ताकत है, पहले उसको सब मिलके हटा दें। जैसा अंग्रेज़ों के दौर में हुआ था कि पूरा मुल्क मुत्तहिद होके हमने अंग्रेज़ों को भगाया था। तो उसी तरीके से ये तो हम हमेशा पहले से भी कहते आए हैं कि ये अंग्रेज़ों के ही चमचे हैं या अंग्रेज़ों के ही एक तरीके से लोग हैं, नुमाइंदे हैं जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं। उस वक्त भी ये लोगों ने अंग्रेज़ों का ही काम किया था। तो ऐसे लोग, ऐसी ताकतों को पहले सत्ता से बाहर किया जाए, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जो दीगर बातें हैं या जो भी दीगर हमारे मसाइल हैं उसको हल किया जा सकता है। सर, इस वक्त क्योंकि हम औरंगाबाद जिले से बात कर रहे हैं, मैं बड़े साफ गोई से आपको पूछूंगा क्योंकि आप सीनियर हैं और आपकी एक एक बात मैं समझता हूँ समाज के लिए एक रहनुमाई हिदायत का काम करेंगे। सर, औरंगाबाद में एक एमआईएम पार्टी के खादर इम्तियाज जलील साहब मैदान में है, वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर खान साहब मैदान में है और इंडिया अलायंस के चंद्रकांत खैरे साहब मैदान में है। औरंगाबाद का एक रुझान ऐसा पाया जा रहा है कि भाई चलो किसी को टिकट ना मिला हो, लेकिन इस बहाने से एक मुस्लिम क़यादत को हमें मजबूत करना है। अब ऐसे हालात में अब एक तरफ मुस्लिम क़यादत को मजबूती देना है या उनको कामयाब करना है और एक तरफ देश के जो जैसा आपने कहा है तो मुसलमान कश्मकश में है। अगर हम इधर जाते हैं तो पता नहीं क्या असरात मुरतब होंगे या हम पे आरोप रख देंगे कि ये खुद मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बड़ा उलझन शिकार है। इस तमाम जावियों कैसे दिखते हैं कम से कम औरंगाबाद के नुक्ते नजर से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने का नहीं है, ये बड़ा नाजुक वक्त है। ऐसा ना हो कि कहीं दलित क़यादत, मुस्लिम क़यादत, हिंदू क़यादत के या ओबीसी क़यादत के चक्कर में हम बीजेपी को रास्ता साफ कर दें। हमको ये देखना चाहिए कि किस उम्मीदवार या किस पार्टी या किस अलायंस को सब समाज के वोट आ रहे हैं। अभी तक जैसे 70 सालों में हुआ, ये वैसा चुनाव नहीं है जी, जहां सारी जगह आपको लग रहा है कि ताकत ज्यादा इकट्ठा हो रही है, वहां आके लोगों ने वोट करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ए कैंडिडेट को वोट दें, बी कैंडिडेट को वोट दें, सी कैंडिडेट को वोट दें। मैं किसी के खिलाफ भी बात नहीं कहूंगा। जैसे मैंने इससे पहले भी अपनी कुछ बातों में या कुछ और इंटरव्यूज में कहा कि मैं किसी पे भी यकीन नहीं रखता, चाहे वो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी हो, चाहे वो एमआईएम हो या और कोई पार्टी हो, मैं किसी पे भी यकीन नहीं करता क्योंकि किसी ने भी औरंगाबाद की जनता का, औरंगाबाद के मसले के ऊपर साथ नहीं दिया। वो डेवलपमेंट का किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये एक अलग इशू है। वो आज इशू ही नहीं है। किसने कहाँ पुल बनाए, किसने कहाँ सड़क बनाई, ये इशू के ऊपर भी बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमको दिल्ली की कुर्सी के ऊपर नजर रखनी है, दिल्ली पे नजर रखनी है कि हमको कौन सी सरकार चाहिए, हमको कौन सी विचारों की सरकार चाहिए, हमको कौन से विचारधारा की सरकार इस मुल्क में बनानी है। कैंडिडेट कौन है, पार्टी कौन सी है, ये नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो नुमाइंदा चुन के आने वाले पोजीशन में हो और उसको अगर आपको लगता है कि मेरा एक वोट या मेरे घर के कुछ वोट या कुछ मेरे दोस्त रिश्तेदारों के वोट लगाने से ये सीट निकलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कल अफसोस नहीं उठाना पड़ेगा। वरना अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी जैसी ताकत फिर से अगर इस मुल्क में आती है जी, तो हम कहीं ना कहीं खुद भी अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे। और अगर कल वो जो मंसूबे रखते हैं, अगर वो उन मंसूबों में आगे बढ़ते चले गए या कामयाब होते चले गए, तो हमको बजाते खुद और हमारे फैमिलीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप जो वोट करें तो पहले बजाते खुद को देखें, अपने फैमिली को देखें, अपने बच्चों को देखें कि इनके मुस्तकबिल के लिए मैं क्या चाहता हूं, और उस हिसाब से आप वोट करें कि वो उम्मीदवार चुन के आने की पोजीशन में होना चाहिए,
वो पार्लियामेंट में चुन के जाने वाला हो। ये नहीं कि वो मेरे नज़दीक का है, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा कौम का है, वो मेरा दोस्त है या वो मेरा पुराना साथी है, ये सब बातें, या मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, ये सब बातें हमको नहीं करनी चाहिए। हमको सिर्फ ये देखना चाहिए कि चुन के आने वाला बीजेपी के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार है, और वो चुन के आने के बाद मजबूती से पार्लियामेंट के हॉल के अंदर डटा रहे जी। जिस वक्त वोटिंग हो जी। तो वो हाथ खड़ा करके बीजेपी के खिलाफ वोट करने की कैपेसिटी में हो। जी। ये ना हो कि वो कहीं वोटिंग के दिन गायब हो जाए, एब्सेंट हो जाए, जी। या कहीं ना कहीं वॉकआउट करके जो है बीजेपी को मदद कर दे, क्योंकि ये भी इंसिडेंट्स हुए हैं। जी। अगर आप याद करेंगे तो 2014 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी ने बना ली थी। जी। यहां पे फडणवीस जब सीएम बने थे 2014 में, जी। तो उस वक्त शिवसेना उनके साथ फर्स्ट स्टैंड में साथ नहीं आई थी। जी। 120 से 25 के आसपास कुछ एमएलएस थे, 26 थे या 25 थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 144 नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ये सीएम बने थे। जी। क्योंकि कुछ एमएलएस ने वॉकआउट किया था और कुछ गायब हो गए थे हॉल में से। जी। तो ऐसे कोई इंस्टेंस नहीं हो, संख्या बल होने के बावजूद भी कभी कभी बीजेपी जीत लेती है। तो हमको ये भी देखना जरूरी है कि वो उम्मीदवार चुन के आए, एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बने, भले वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो किसी गठबंधन का हिस्सा बनने की पोजीशन में है क्या, उसको गठबंधन वाले साथ लेते हैं क्या, उसको गठबंधन का वो हिस्सा बने और वो वोटिंग करे बीजेपी के खिलाफ। ये एक बहुत सीरियस इशू है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको ये बात को समझ के फैसला लेने की हिदायत दे और ताकत दे। दो ही सवाल लेंगे सर आप इसमें। पहला सवाल ये है, दो सवाल आखिरी के, कि हिंदुस्तान भर में जो मुस्लिम नुमा तंजीमें हैं, पार्टियां हैं, कुछ ये भी अलग अलग इलाकाई जगह पे लड़ रही हैं, तो इनका लड़ना, मैदान में आना कितना फायदेमंद साबित है और कितना नुकसानदेह? तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। एक बार आपका सवाल फिर से। कुछ मुस्लिम नुमा पार्टियां, संगठनाएं मिलकर एक मुसलमानों के नाम पर कि भाई हम अकलियत में हमें हमारे साथ नाइंसाफी, वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे देखने में आ रहा है। तो एक मुस्लिम नुमा जमातें, संगठनों के नाम पर खड़े रहना और लड़ना ऐसे हालात में कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह मानते हैं? इस वक्त तो उसको नुकसानदेह ही हम मानेंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसी लड़ाइयों का नहीं है जी। इस वक्त तो मुत्तहिद होके लड़ने की जरूरत है। मैंने आपके सामने ब्रिटिश का दौर का भी एग्जाम्पल पेश किया कि पूरा मुल्क एक होकर लड़ा था, जब किसी ने नहीं देखा था कि मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ने वाला शख्स कोई हिंदू है या मुसलमान है, या किसी अपर कास्ट ने किसी लोअर कास्ट को उस वक्त नहीं देखा था। हमने सब मुत्तहिद होके एक साथ लड़ाई लड़ी थी, तभी हम अंग्रेजों को भगा पाए थे। तो इस वक्त जो फैसिस्ट रेजिम, जो हम जिसको कहेंगे राइट विंग ग्रुप जो है, ये जो अभी ताकत आई हुई है, इसको हराने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर हम इस लड़ाई में ये इस बातों में फंस जाएं कि ये मुसलमान होना चाहिए और ये दलित समाज का होना चाहिए, या ये ओबीसी का होना चाहिए, या एसटी का होना चाहिए, या और किसी उसका होना चाहिए, या कोई और जाट राजपूत, ये इस वक्त ये बंटने का वक्त नहीं है। सबको मुत्तहिद होके एक जगह आके वोट करके, जो सब चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सेकुलर आइन बचा रहे जी, जो कोई भी हो, भले वो नास्तिक क्यों ना हो जी, लेकिन हमको जो भी सेकुलर सोच रखने वाला इंसान है, भले उसकी पिछली कुछ सोच रही हो, लेकिन अगर आज वो अपने आप को बदल के हमारे साथ आने को तैयार है जी, तो हमको उसको भी साथ लेना चाहिए या उसका साथ भी देना चाहिए। हमको जो है इस वक्त मुल्क के अंदर मोदी को और बीजेपी को जो उनके गलत मंसूबे हैं, उसको हमको अगर शिकस्त देनी है तो हमको एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स करने का वक्त मैं नहीं समझता कि ये सही वक्त है। अब आखिरी सवाल, क्योंकि सर हम सोशल मीडिया चलाते हैं और आम जनता के बीच में घूमते हैं, और एक बड़ा तफा मुसलमानों का, मतलब मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मुसलमानों की राजनीति चल रही है, इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, आम जो फहम के लोग होते हैं सादे सीधे, वो कहते हैं पत्रकार साहब, अंसारी साहब, 10-20 तो पार्लियामेंट में रहेंगे मुसलमान, वो अलग अलग पार्टी से कोई ना हो, मुसलमान अगर रहेंगे तो वो डट के लड़ेंगे, वो कानून को रोकेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, ये इंसाफ दिला सकते हैं, बाकी पार्टियां नहीं दे सकती। तो मेरा खुला सवाल है साहब, अगर 10-20 अगर खासदार चुन के चले जाए तो क्या ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जो खवानीन आने वाले उसकी रोकथाम हो सकेंगी? देखिए, मुस्लिम भी चुन के आने चाहिए और दीगर एससी को तो उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, बाकी दूसरी भी जो और भी कौमें हैं, हर कौम की अपनी एक सोच होती है कि हमारे लोग होने चाहिए, इसके तो कोई मतलब उसमें कोई दो राय ही नहीं है, अच्छी बात है।
लेकिन जहां ये पॉसिबल हो सकता है वहीं ये एक्सपेरिमेंट किया जाए जी। और ये सोच समझ के डिसीजन लिया जाए। इस वक्त मेरे पास जितने भी मेरे नज़दीक के लोग आए, मैंने उनसे यही कहा कि ये वक्त जो है ये दिल की बजाय दिमाग से काम लेने का वक्त है जी। आप दिल से कम और दिमाग से काम ज़्यादा लें, सोचें कि जो उम्मीदवार हम चुन रहे हैं, ये रिलीजन का पॉइंट तो आप इस वक्त दिमाग से निकाल ही दें बिल्कुल। जी, मतलब हिंदू मुसलमान का लफ्ज़ होना नहीं ये चाहिए। हिंदू मुसलमान का इस वक्त कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जब पार्लियामेंट के अंदर जब कभी आपके वो मनोज झा हो गए या संजय सिंह हो गए या और कोई केजरीवाल का तो खैर असेंबली में है, उसके बाद में आपके वो पप्पू यादव की वाइफ हो गई या और कोई जो भी अच्छे जो वक्ता हैं, या वो महुआ मित्रा हो गई आपके इसकी मोहित्रा आपकी टीएमसी की सांसद आजम खान साहब का भी कुछ दिन बेचारे के बड़े उसमें गुजरे, यानी तकलीफ में, जिनको एक तरीके से काफी अजियत दी गई। लेकिन ये बाकी जो सांसद हैं, जब ये बातें कुछ करते हैं अच्छी बातें, तो मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूं कि जो मुस्लिम नौजवान हैं या मुस्लिम लोग हैं वो भी उसको शेयर करते हैं, इसी समाज के लोग भी शेयर करते हैं। तो ये जब डेमोक्रेसी की बात आती है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अक़लियतों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी सबको मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। इसको तो हर कोई हिमायत करेगा, समझदार आदमी जी। लेकिन इस वक्त जो है ये दौर जो है, ये समाज में जो एक नफरत फैली हुई है, मुल्क टूटने की कगार पे है, अगर इस वक्त इसको नहीं रोका गया तो गृह युद्ध जैसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता इस मुल्क में निर्माण हो सकती है, या फिर रशिया जैसी सिचुएशन जहां पे भी इन्होंने इलेक्शन ही खत्म कर दिए। आज अगर आप चाहें तो आप क्या रशिया के अंदर कोई बात कर सकते हैं कि कोई मुसलमान हो या कोई धरना देगा या कोई एजिटेशन करेगा, किसी चीज का आप विरोध कर सकते हैं? आप चाइना में कोशिश कर सकते हैं, आपके नॉर्थ कोरिया में आप कोशिश कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल दिया गया है। इलेक्शंस नहीं होते वहां, ऐसा नहीं है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो डिक्टेटरशिप में चला गया। हमारा मुल्क इस वक्त डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है जी। तो हमको समझदारी से, सूझबूझ से, अगर मुस्लिम चुन के आए या कोई बुद्धिस्ट चुन के आए या कोई हिंदू भाई चुन के आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो सेकुलर जहनियत का होना चाहिए जी। किसी हिंदू को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुसलमान को वोट क्यों दूं, या किसी मुस्लिम को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसी हिंदू को वोट क्यों दूं। चुन के आने वाले को वोट देना चाहिए, और वो जो चुन के आए बंदा वो सेकुलर होना चाहिए, और वो फैसिस्ट ताकत के खिलाफ खड़े रहने की पोजीशन में होना चाहिए। ये सोच के वोट करें, मुझे लगता है ये मुल्क के लिए और हमारे सबके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। देखिए, इस तरह से हमने हिशाम उस्मानी साहब से मुलाकात की। काफ़ी शहर के जो जिम्मेदार थे, बाशऊर लोग थे, उन्होंने कहा था कि अजहर साहब ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं नाम के वास्ते, एक बड़ी शख्सियत है, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, बड़ा तजुर्बा है, तो इनके ख्यालात भी जानिए ताकि कौम के, समाज के जो आम फहम लोग हैं इनकी रहनुमाई हो सके। देखिए, सारी बात आपके पास है, आपके सामने है, एक तरह से जनता की अदालत में है। साहब ने कुछ बातें इशारों में और कुछ बातें बहुत खुल के कही है। ये वक्त ये हिंदू मुसलमान करने का नहीं है, संविधान को बचाने का है। अगर संविधान बचा रहेगा तो हम सारी बात लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, मान सकते हैं, और अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर वो चीज़ें अगर खात्मा हो जाए जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है, तो सोचिए फिर हम कहाँ रहेंगे। ये एक सवाल है, ये तो ऊपर वाले ही जाने। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये, क्योंकि मुल्क की सालेमियत का मसला है, एकता अखंडता का मसला है, संविधान का मसला है, और खासकर मुसलमानों के लिए हमारे हजार मस्जिद है, दरगाह है, हमारा वजूद, हमारी बका का मसला है। तो सोचे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि साहब की कीमती आरा भी, राय भी जो है तो जाननी चाहे, तो मैंने उनसे पूछा हूँ, सवाल करा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ उसको आपको बहुत सीरियस लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई ये औरंगाबाद का माहौल अलग है, या ऐसा होना चाहिए। आपसे खुदा इतनी दरखास्त है कि कमेंट भी वो सोच समझ कीजिए, और भी चैनल भी कीजिए, सोच समझ कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स तमाम लोग पढ़ते हैं। आप ये मत समझिए कि आपने लिख दिया है और बस चले जा रही है बात। ये कमेंट से भी बहुत असरात मुरत्तब होते हैं। तो खुदा बहुत सोच समझ के कमेंट्स कीजिएगा। और ये साहब ने जो पैगाम दिया है, ये पैगाम मैं समझता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों के लिए है जो आइन पे विश्वास रखते हैं। तो हम समझते हैं इनकी बात को बहुत सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब बाकी आपको क्या करना है, क्योंकि हर शख्स आजाद है। उम्मीद करते हैं कि इनके जज्बे को, इनकी सोच को आप परवान चढ़ेंगे और जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये छोटी बात नहीं है, याद रखिए, बहुत बड़ी बात की है साहब ने। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बात को गौर फरमाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।